हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं फुल सीज़न 2 को कवर करने जा रहा हूँ और इस सीज़न की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा सीज़न 1 का एंड होता है, जो कि होता है कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में टेंजी और कोकोरोगी खड़े होते हैं। तभी मनाबू अनाउंसमेंट करता है कि अब हम गेम नंबर 4 को कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रेंड्स इन ट्रायल। और वो ये भी बोलता है, अब मैं मनाबू नहीं हूँ, अब मैं जज मनाबू हूँ। फिर वो डिफेंडेंट शिबे माकोटो को अंदर आने के लिए बोलता है, जिसके बाद मारिया सान शिबे को अंदर लेके आती है। मनाबू बताता है कि इस पर चार्जेस हैं कि इसने अपने पापा का खून किया है और इस गेम में तुम लोगों पर जो भी डैमेजेस होंगे वो सब कुछ शिबे के फॉल्ट की वजह से होगा। और मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम इस गेम को रिजेक्ट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो चलो अब मैं तुम्हें रूल्स के एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। पहली बात तो ये, हम ये गेम कंडक्ट नहीं कराना चाहते थे, बट हमें ये कराना पड़ रहा है। बट इतने में ही टेंजी बोलता है, क्योंकि शिबे ने रूल्स को वायलेट किया है, उसने अपने पापा को इसके बारे में बताया था। जिस पर मनाबू बोलता है, बिल्कुल करेक्ट, इस इडियट की वजह से ही हमें ये गेम कंडक्ट कराना पड़ रहा है। तो अगर तुम चाहो तो शिबे को अबेंडन कर सकते हो, तो तुम लोगों को ये गेम नहीं खेलना पड़ेगा और उसके रिजल्ट में शिबे डिसअपियर हो जाएगा और तुम बिना किसी प्रॉब्लम के साथ गेम नंबर 5 को ज्वाइन कर सकते हो। जिस पर टेंजी काफ़ी भड़क जाता है। वो बोलता है, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, इसका तो यही मतलब होगा कि इस पर जो झूठे आरोप लगे हैं कि इसने अपने पापा का खून किया है वो सब सच माना जाएगा। बट इतने पे मनाबू उसे समझाता है, नहीं नहीं, तुम गलत मत समझो, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, जिसने भी इसके पापा को मारा है वो यही है। बट इस पर शिबे का काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन आता है, जिस पर मनाबू बोलता है, हर क्रिमिनल क्राइम करने के बाद ऐसा ही रिएक्ट करता है और इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास सारे एविडेंसेस भी हैं। सबसे पहला तो ये, जिस वेपन से तुम्हारे पापा का खून हुआ उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है और तुम्हारे कपड़ों पर जो ब्लड लगा हुआ था वो तुम्हारे पापा के ब्लड से मैच करता है। और जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि जिस दिन तुम्हारे पापा का खून हुआ था उस दिन तुमने खुद उनसे बोला था कि आई विल किल यू। जिस पर टेंजी भी थोड़ा शॉक होकर उससे बोलता है, क्या ये सच है शिबे? जिस पर शिबे कुछ भी नहीं बोलता। तो वो भी सोचता है शायद इसने रियल में ऐसा कहा होगा और उसके पीछे उसका कोई मोटिव भी होगा। फिर टेंजी सोचता है कि बेशक अगर ये इस पर झूठा आरोप भी है, लेकिन इसके खिलाफ काफ़ी सारे एविडेंसेस भी है, तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि शिबे गिल्टी ही डिक्लेयर्ड होने वाला है। जिसके बाद वो मनाबू से पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो? इस गेम में हमें सिर्फ शिबे की इनोसेंसी प्रूव करनी है। जिस पर मनाबू बोलता है, अरे नहीं नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये इतना डिफ़िकल्ट गेम नहीं होने वाला है। तुम्हें सिर्फ कुछ इनोसेंट जूरी मेंबर्स को कन्विंस करना है कि वो अपने वोट्स तुम्हें दे दें। जिस पर वो दोनों पूछते हैं, इनोसेंट वोट्स, ये सब क्या है? जिस पर मनाबू बोलता है, इट्स मनी मनी। हम लोगों ने उन सारे जूरी मेंबर्स को कुछ अमाउंट दे दिया है, तुम बस वो सारा अमाउंट रिकलेक्ट करो और हमें वापस दे दो। तुम उन्हें कन्विंस करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम उन लोगों को अपनी बुरी सिचुएशन बता सकते हो, तुम उन लोगों के सामने रो सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, भीख मांग सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। और वो टोटल अमाउंट है 1.96 मिलियन येन। जिस पर टेंजी सोचता है कि 1.96 मिलियन येन इतना इनकम्प्लीट नंबर क्यों लग रहा है। जिस पर मनाबू उसे बताता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि 1.96 मिलियन येन इतना इनकम्प्लीट नंबर क्यों है, बट तुम ये सब समझ जाओगे जब तुम जूरी मेंबर्स को देखोगे। इसके बाद मारिया चान उसे टैबलेट देती है जिस पर वो जूरी मेंबर्स होते हैं। बट टेंजी जैसे ही जूरी मेंबर्स को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, बिकॉज जूरी मेंबर्स और कोई नहीं उसके क्लासमेट्स होते हैं। फिर मनाबू कंटिन्यू करता है, तुमने बिल्कुल सही समझा, ये सारे तुम्हारे 28 क्लासमेट्स हैं और हर किसी के पास 70 के येन है जो कि तुम्हें रिकलेक्ट करने हैं। और ये वही है जो कि तुम्हारी फील्ड ट्रिप फी थी। और बेसिकली अगर मैं दूसरे वर्ड्स में समझाऊं तो ये वो मनी है जो कि तुम्हारे स्कूल के द्वारा उन बच्चों को रिफंड दी गई है। इस पर टेंजी बोलता है, तो तुम ये कह रहे हो कि हमें वो मनी दोबारा से इकट्ठी करके तुम्हें देना है। जिस पर मनाबू बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम बस वो मनी हम लोगों को बैक कर दो और तुम्हारा गेम कंप्लीट हो जाएगा। और तुम लोगों के पास ये इनोसेंट वोट्स इकट्ठे करने के लिए सिर्फ 1 वीक है और 1 वीक के बाद शिबे माकोटो को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर वो बताता है, ये फ्रेंड्स इन ट्रायल बिल्कुल एक नॉर्मल ट्रायल की तरह चलेगा। जिस पर टेंजी समझते हुए बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शिबे के लॉयर हैं और 1 वीक में हमें उन जूरी मेंबर्स को मनाना है और वो इनोसेंट वोट्स को अपनी तरफ करना है। जिस पर मनाबू बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम वो मनी को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तुम्हें वो सिर्फ अपने फ्रेंड से ही लेनी है। और फिर वो उनसे लास्ट टाइम पूछता है, तो अब बताओ तुमने क्या डिसाइड किया, क्या तुम इस गेम को ज्वाइन करना चाहोगे या रिजेक्ट करना चाहोगे?
जिस पर टेंजी स्माइल करके बोलता है, तो जैसा कि तुमने बोला कि हम इस गेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं सोच रहा था कि ये गेम कितना डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है ये गेम डिफिकल्ट तो है, बट इस टाइम ये गेम काफी डिफरेंट है। बिकॉज अब तक हम जो भी गेम खेलते आए हैं उसमें हम लोगों ने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को हर्ट किया है, बट इस गेम में हमें अपने फ्रेंड को बचाना है। तो विदाउट अ डाउट मैं इस गेम को खेलूंगा और शिबे को बचा के रहूंगा, और इसी चीज का प्रॉमिस मैंने अपने दोस्त यूइची से किया है। जिस पर मनाबू रिएक्ट करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने यही सोचा था कि तुम यही बोलोगे। तो चलो अब मैं तुम्हें इस गेम का कोर एसेंस बता देता हूँ, तो जरा ये ध्यान से सुनना। क्या शिबे मकोटो रियल में वर्दी है कि तुम इसे बचाओ? जिस पर टेंजी और कोकोरोगी दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। फिर मनाबू रियल बात बताता है, अभी सावारागी सीओ मिसिंग है। जिस पर टेंजी सोचता है, क्या वो इस वजह से तो नहीं भाग गई जिससे उसका टोमोडाची गेम के साथ कनेक्शन रिवील ना हो जाए सबके सामने। जिसके बाद मनाबू बोलता है, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, बट मुझे इतना पता है जिस दिन वो डिसअपीयर हुई थी उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो शिबे से पूछता है, हे शिबे, क्या मैं इन लोगों को बता दूं? ये लगभग 4 दिन पहले की बात है, जब शिबे ने स्कूल जाना बंद कर दिया था बुलिंग की वजह से, और उसकी चिंता करते हुए सीओ सामा उसके घर पे जाती है। वो उसको चीयर अप करने गई थी। वो उस शिबे को समझाती है जो कि काफी टूट चुका था स्कूल की बुलिंग से और अपने फादर की वजह से। बट तुम लोग जानते हो उसने सीओ के साथ में क्या किया? उसने उसे असॉल्ट करने की कोशिश की। जिस बात को सुनने के बाद टेंजी और कोकोरोगी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। टेंजी मन में सोचता है, शिबे पहले भी सावारागी को किस करने की कोशिश कर चुका है, तो ये 100% इम्पॉसिबल नहीं है कि वो ये भी कर सकता है। लेकिन वो वहाँ पर बोलता है कि सीओ चान काफी स्ट्रांग है, वो इजीली शिबे से बच सकती है, तो रिजल्ट वाइज ये एक अटेम्प्टेड क्राइम होगा। बट इस पर मारिया आके बोलती है, जज, उसके लिए हमारे पास एक विटनेस प्रिपेयर्ड है। जिस पर मनाबू उसे अप्रूवल दे देता है। फिर वो विटनेस अंदर आती है और वो होती है मियाबे साओरी सान, जो कि शिबे के घर की मेड होती है। फिर मनाबू उसे अपनी टेस्टिफिकेशन देने के लिए बोलता है, जिस पे शिबे काफी नेगेटिव रिएक्ट करता है। बट मनाबू उसे ऑर्डर देता है कि शिबे इस ट्रायल को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको यहाँ से लेके जाया जाए। जिसके बाद मारिया चान उसे लेके जाती है और मियाबे साओरी अपनी टेस्टिफिकेशन को स्टार्ट करती है। वो बताती है, कुछ दिनों पहले जब मकोटो सान काफी बुरे मूड में लग रहे थे, और उसकी वजह कुछ ये भी थी कि उनके पापा अरेस्ट हो चुके थे। लेकिन जब भी वो स्कूल से आते थे उनके कपड़े काफी गंदे हुआ करते थे और उन पर कुछ कुछ जगहों पर खून के दाग भी लगे रहते थे। और कुछ दिनों बाद मकोटो सान ने स्कूल से ब्रेक ले लिया, और मैं उसी दिन की बात कर रही हूँ। उस दिन सीओ चान हमारे घर पे आई। वो काफी जल्दबाजी में लग रही थी। वो आते ही पूछती है कि शिबे कौन घर पे है या नहीं, जिसकी बात मैंने शिबे को बताई, और शिबे ने मुझसे बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे रूम में मत झांकना। जिसके बाद टेंजी उससे बोलता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने नहीं देखा कि रूम में क्या हुआ था? जिस पर साओरी बोलती है, नहीं, मैंने सब देखा था, क्योंकि हाउसकीपर का काम ही होता है झांकने का। शुरुआत में मैं जब बाहर खड़ी सुन रही थी तो वो लोग अंदर काफी आराम से बातें कर रहे थे, बट कुछ ही टाइम के बाद अंदर से काफी तेज तेज आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अंदर लड़ रहे हो। बट एक टाइम के बाद जब शिबे सावारागी को बोलता है कि मुझे तुम अपने साथ करने दो, और वो वही मोमेंट होता है कि शिबे शान एकदम से उड़ के डोर के पास आते हैं, और जिस वजह से वो दरवाजा पूरा बंद हो जाता है। और इस बात को सुनने के बाद टेंजी और कोकोरोगी सोचते हैं उसने जरूर पंच खाया होगा और वो उड़ के वहां पर गिरा होगा। जिस पर टेंजी काफी एश्योर होके सोचता है, मुझे पता ही था सीओ चान काफी स्ट्रांग है, वो इस तरीके की सिचुएशन आराम से डील कर सकती है। फिर साओरी कंटिन्यू रखती है, क्योंकि अब पूरा डोर क्लोज हो चुका था तो मैं अच्छी तरह से नहीं सुन पा रही थी कि अंदर क्या चल रहा है, बट मैं फिर भी वहां पर खड़ी रही थी और कुछ कुछ बातें सुन रही थी। और लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद एकदम से वो रूम ओपन होता है और सीओ सान एकदम से बाहर निकल के भाग जाती है। वो काफी बुरी कंडीशन में थी, वो रो रही थी और उसने अच्छी तरह से अपने कपड़े भी नहीं पहने थे। और यही वो सारी चीजें हैं जो मैंने उस दिन देखी थी। ये सारी चीजें सुनने के बाद टेंजी सोचने लगता है, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। फिर मानाबू बोलता है, जैसा कि तुम लोगों ने विटनेस की टेस्टिमोनी सुन ली है, तो अब मैं तुम लॉयर्स से पूछता हूँ, क्या तुम लोगों पे कोई क्वेश्चन है इसके लिए? जिस पर टेंजी पूछता है, वो सबसे पहला क्वेश्चन मियाबे से पूछता है कि मियाबे साओरी सान, क्या जो भी तुमने स्टोरी अभी बोली, क्या इसका कोई बेसिस है, ये सच है या नहीं? जिस पर मियाबे उससे बोलती है, तो क्या तुम उस पर भरोसा करने से मना कर रहे हो? जिस पर टेंजी उस क्वेश्चन को रिफ्रेश करता है,
कि शायद मुझे तुमसे ये नहीं पूछना चाहिए। तो चलो तुम ये बताओ, तो तुम अभी इस जगह पर ऐसी स्टोरी कैसे बिल्ड कर सकती हो, वो भी शिबे के लिए, जिसके यहाँ पर तुम इतने सालों से काम कर रही हो। तो तुमने अभी ये जगह क्यों चुनी जिससे शिबे को खतरा हो सकता है? अगर तुम रियली में जस्टिस के लिए लड़ रही हो तो तुम पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट कर सकती थी। मैं तुम्हारा कोई भी रीजन नहीं समझ सकता कि तुम यहाँ पर क्यों आई, इस वजह से मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर जिसके बाद मियाबे सावरी बोलती है, मेरा रीजन काफी सिंपल है, और वो बताती है मैं उस फैमिली से काफी नफरत करती हूँ। फिर वो अपना रीजन बताती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे उस लालची शिबे माज़ाकाज़ु के घर पे काम करना पड़ा, और मैं आज यहाँ पे इसी वजह से आई हूँ जिस वजह से मैं अपनी गुस्सा निकाल सकूँ। और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मेरी स्टोरी पर भरोसा ना करना चाहो तो ये पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ये फैक्ट जो कि मैं शिबे फैमिली से काफी नफरत करती हूँ, ये बिल्कुल रियल है, और ये वो चीज है जिसको स्टेट करने के लिए मैं मर भी सकती हूँ। और मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं, क्योंकि तुम दोनों शिबे माकोटो के दोस्त हो, मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए ये बेटर होगा कि तुम उस इंसान पर भरोसा मत करो। मैं ये एडमिट करती हूँ कि माकोटो सान जब छोटे थे वो काफी काइंड हार्टेड थे और काफी अच्छे बच्चे थे, बट जब मिडिल स्कूल का सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ और जब उनके पेरेंट्स को डिवोर्स करना पड़ा, तब उस इंसान का रियल नेचर सबके सामने आया। माकोटो सान जो कि अपनी मम्मी से दिन भर चिपके रहा करते थे, और तुम ये भी बोल सकते हो कि उसे एक मदर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, लेकिन जब उनका डिवोर्स का टाइम आया तो माकोटो सान ने अपनी माँ की वजह अपने पापा को चुना। तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया? वो सब सिर्फ पैसों की वजह से। शिबे माज़ाकाज़ु को अपने बिजनेस के लिए पक्का एक बच्चे की जरूरत थी, तो उसने शिबे को कन्विंस करा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे ही चूज करना, और उसको लालच दिया कि ये चुनने पर तुम्हें काफी बड़ा अमाउंट मिलेगा। उसने अपने बच्चे को भी पैसों के दम पर खरीदना चाहा, और उसका बच्चा भी उस ट्रैप में बहुत ही आसानी से फंस गया। ये कैसा लड़का है? आफ्टर ऑल वो सिर्फ एक लालची इंसान का बेटा है। तो प्लीज तुम लोग ये याद रखना कि वो बेशक सरफेस पर काफी काइंड हार्टेड लगता हो, वो एक ऐसा इंसान है जो कि लव के ऊपर मनी को ही चूज करेगा। और तुम लोग जरा सोचो, जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिला हो, वो हाई स्कूल में एंटर करते ही वो सारा अमाउंट जीरो कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता किस तरीके का मिडिल स्कूलर इतने सारे पैसों का क्या करेगा। जिसके बाद मनावो उससे बोलता है, तो अगर अब तुम्हारी टेस्टिमोनी खत्म हो गई हो तो तुम कोर्ट रूम से जा सकती हो। और इसी के साथ उस दिन का ट्रायल खत्म हो जाता है, और अभी तक टेंजी और कोकोरोगी ने एक भी जूरी मेंबर को कन्विंस नहीं कर पाया था। बट टेंजी उससे बोलता है, क्या हम शिबे की भी टेस्टिमोनी सुन सकते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहता है? जिस पर मनावो उससे बोलता है, टेंजी को जैसा कि तुमने अभी बोला था कि तुम मियाबे सावरी की बात पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर है, तो वैसे ही हमारे लिए भी शिबे एक स्ट्रेंजर है, हम भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर सकते। वो तुम्हारा दोस्त है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि तुम अपने दोस्त पर भरोसा रखो। और इसी के साथ वो कोर्ट को एडजन कर देता है। फिर कोकोरोगी टेंजी से पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए मिकासा-कुन? जिस पर टेंजी बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें शिबे को तो बचाना ही होगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया है युइची के साथ, हमें जरूर कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। फिर टेंजी काफी परेशानी में बहुत कुछ सोचता है, शिट अभी इस टाइम पर युइची नहीं है, मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जिसमें सुकीनो एक डॉक्टर से बात कर रही होती है। क्या मैं उससे अभी बात कर सकती हूँ? जिस पर वो डॉक्टर बोलता है, उसकी ब्लीडिंग रुक चुकी है, बट उसकी नर्व्स को काफी सारा डैमेज पहुंचा है, जिस वजह से शायद वो अपनी मसल्स को अच्छी तरह से मूव भी नहीं कर पाएगा। और वो डॉक्टर बताता है, हमने उसे काफी बड़ा एनेस्थीसिया का डोज दिया है, और मैंने ये पहला केस देखा है जिसमें किसी इंसान को इतनी बुरी चोट लगी हो और वो इतनी जल्दी से रिकवर कर रहा हो। जरूर उसका बॉडी टाइप काफी खतरनाक है। जिस पर सुकीनो उससे बोलती है, ये काफी अच्छी बात है कि वो अभी अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकता। फिर वो काटागिरी युइची के रूम में जाती है और उससे बोलती है, काटागिरी युइची कुन, नहीं, शायद ये बेटर होगा कि मैं तुम्हें बुलाऊं शिबा युइची। जिस पर युइची को काफी गुस्सा आती है और वो उससे बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस नाम से कभी मत बुलाना। फिर जिस पर सुकीनो उससे बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने दर्द में भी अपनी बॉडी को इस तरह मूव कर पा रहे हो, लगता है तुम्हें अपने पुराने नाम से काफ़ी नफरत है। जिस पर युइची उससे बोलता है, आखिर तुमने मेरे बारे में कितना पता लगा लिया? जिस पर वो उसे बताती है, कितना पता लगा लिया? तो क्यों तुमने अपना लास्ट नेम चेंज करके काटागिरी रखा? और तुम पास्ट में उस टीचर नाम के बंदे के साथ मिलकर क्या काम करते थे? इस पर युइची उससे बोलता है,
तो क्या होगा? तो क्या तुम मुझे भी डिसअपियर कर दोगी? और अगर तुम मेरा बैकग्राउंड एक्सपोज कर भी देती हो तो मुझे यकीन है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे जिससे कि वो मुझसे रिवेंज ले सकें। बट इस पे सुकीनो बोलती है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सेल नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो और हमारे बॉस का ट्रू एम पैसा नहीं है। इस पर यूइची थोड़ा शॉक होकर बोलता है, ट्रू एम? फिर सुकीनो से समझाती है, मुझे लगा ही था कि तुम इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लोगे क्योंकि तुमने पब्लिकली ये अनाउंस किया है कि तुम हमें क्रश कर दोगे। तो काटागिरी यूइची, तुम इस टोमोडाची गेम को एक बार कम्प्लीटली क्लियर करो। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हारे सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये गेम एग्जिस्ट करता है और रियल में असली ट्रेटर कौन है। फिर यूइची सोचता है, रियल ट्रेटर? तो क्या रियल में हम में से कोई ट्रेटर है? जिसके बाद सुकीनो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी यूइची उससे पूछता है, अभी तुम रुको, ये बताओ गेम नंबर 4 में क्या चल रहा है? इस पर वो उसे बताती है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लेकिन तुम अभी यहाँ से कुछ टाइम के लिए नहीं निकल सकते। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, तुम गेम नंबर 4 ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस टाइम सिर्फ अपने दोस्तों पर भरोसा रखना पड़ेगा और अगर तुम गेम नंबर 4 को ज्वाइन करने में कामयाब भी रह जाते हो तो तुम्हें इस गेम के दौरान शिबे मकोटो को कट ऑफ कर देना चाहिए। इस पर यूइची उससे पूछता है, उसे कट ऑफ कर देना चाहिए? क्या तुम मुझसे ये बोल रही हो कि हमें उसे अबेंडन कर देना चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो सच में एक मर्डरर कहलाया जाएगा और अगर ऐसा ही केस है फिर भी तुम हमको ये बोल रही हो कि हमें उसे कट ऑफ कर देना चाहिए। इस पर सुकीनो उसे एक्सप्लेन करती है, तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसमें बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व है। अगर तुम उसे बचाते हो, अगर तुम इन सारी रिस्क के बाद भी उसे बचाना चाहते हो तो वो एक ट्रू फ्रेंडशिप कहलाई जाएगी। और वेल, इस गेम में एक स्पेशल रूल भी है, अगर तुम इस गेम को हार जाते हो तो तुम्हारा गेम ओवर नहीं होगा। तो मेरी सलाह मानो तो ये तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका है अगर तुम उसे कट ऑफ करना चाहते हो तो। इसके बाद यूइची थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो सोचता है, क्या अब मेरे पास सच में कोई और चॉइस नहीं है? क्या मुझे इस गेम के लिए टेंजी पर ही भरोसा करना पड़ेगा? फिर सीन शिफ्ट होता है टेंजी और कोकोरोगी पर, जो कि किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर कोकोरोगी उससे पूछती है, तो मिकासा कुन, हम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हैं? जिस पर वो उसे समझाता है, अगर हमें शिबे को नॉट गिल्टी प्रूव करना है तो हमें हमारे सारे क्लासमेट्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो हमें वो पैसे दे, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इस वजह से हमें सबसे पहले उस इंसान को कन्विंस करना है जो कि हमारी क्लास का सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और तुम बोल सकती हो वो हमारी क्लास का लीडर है। जिस पर कोकोरोगी उससे पूछती है, ऐसा कौन है? बट तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि होती है हानामिया मित्सुरी। ये वो लड़की है जो कि उनकी क्लास की सेकंड टॉपर है। मिकासा टेंजी के बाद यही सबसे होशियार लड़की है और यही वो लड़की है जिसने सारे बच्चों को इकट्ठा करके शियो चान से पूछा था फी कलेक्शन के बारे में। और दूसरे शब्दों में बोलें, जितने भी लोग शिबे के अगेंस्ट है उस ग्रुप की लीडर यही है और इसी वजह से ये वो इंसान है जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। फिर हानामिया बोलती है, तो मिकासा कुन, तो वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? जिस पर टेंजी उससे बोलता है, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करना है और वो है शिबे के बारे में। बट इतने में ही हानामिया कुछ शॉकिंग बात बोल देती है, तो क्या वो बात उससे रिलेटेड है कि शिबे ने अपने पापा का खून कर दिया? जिस पर टेंजी थोड़ा शॉक होकर सोचता है, ये बात इसे कैसे पता? क्या वो सारी बातें इतनी जल्दी लीक हो गई? फिर वो उससे बोलता है, मुझे तुमसे उसी के बारे में बात करनी है। वो उस पर एक झूठा आरोप लगाया गया है। जिस पर हानामिया उससे बोलती है, ये तुम किस बेसिस पर बोल सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? बट टेंजी उससे बोलता है, अरे तुम याद करने की कोशिश करो, अपना शिबे कैसा है? क्या तुम्हें लगता है वो किसी को मार सकता है? मुझे लगता है सब लोग उससे काफ़ी नाराज़ हैं उस फील्ड ट्रिप फी इंसिडेंट की वजह से। इस वजह से सब लोग मान रहे हैं कि वो कुछ इतना गलत भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं है, अपना शिबे ऐसा कभी नहीं कर सकता। बट इतने में हानामिया उससे बोलती है, तुम रुको एक मिनट, तुम ये चैट ग्रुप की चैट्स पढ़ो। अभी सारे बच्चे उन क्राइम्स की बातें कर रहे हैं जो कि शिबे ने कमिट किए हैं। और जब टेंजी वो फ़ोन देखता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि उस ग्रुप में वही बातें चल रही थी जो कि ट्रायल में बताई थी कि उसने अपने पापा का खून किया है, उसने एक विमेन को असॉल्ट करने की कोशिश की है, उसने मनी को चूज किया है लव के ऊपर, यही सारी बातें। फिर हानामिया उससे बोलती है, मुझे पता है मिकासा कुन कि तुम शिबे के काफ़ी अच्छे दोस्त हो और तुम अपनी क्लास को एक रखने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से तुम उसे कवर कर रहे हो। बट मैं इसमें तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दे सकती क्योंकि उसने एक ऐसा क्राइम किया है
जो कि मर्डर से भी ज्यादा बड़ा है। उसने एक विमेन को असॉल्ट करने की कोशिश की। फिर इस पर टेंजी उसे फोन देते हुए सोचता है कि ये सब कैसे हो सकता है, क्या वो लोग ट्रायल के बीच में ही वो सारी बातें सर्कुलेट कर रहे थे हमारे स्कूल ग्रुप में, जैसा कि रियल ट्रायल में होता है। सारी बातें जो भी ट्रायल में होती हैं वो जूरी मेंबर्स को पता होती है। इसके बाद टेंजी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सारे क्लासमेट्स को पता चल गया था कि शिबे एक मर्डरर है और उसने किसी विमेन को असॉल्ट करने की कोशिश की है, और इन सब के बावजूद उन लोगों को कन्विंस करना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ कोर्ट का सेकंड डे स्टार्ट हो जाता है और दूसरा विटनेस होता है एकेची रियुसुके। मनाबू के पूछने पर रियुसुके अपना रिलेशन बताता है शिबे के साथ। वो बोलता है कि मैं उसका दोस्त हुआ करता था मिडिल स्कूल के दौरान। फिर मनाबू उससे पूछता है तो तुम क्या टेस्टिफाई करोगे, जिस पर वो उससे बोलता है मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिबे मकोटो सबसे बड़ा ट्रैश है। वो बताता है हम मिडिल स्कूल के दौरान हमेशा साथ में रहते थे, मुझे उसके साथ रहना काफी पसंद था क्योंकि वो काफी लाइकेबल गाय था। बट एक दिन मेरी सिस्टर जो कि हमारे सेम ग्रुप में थी वो मेरे पास आई और उसने मुझसे बोला शिबे ने उसे इम्प्रेग्नेंट कर दिया। जिसके बाद मैं शिबे के पास जाता हूँ और उससे खूब सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ, लेकिन क्या तुम लोग सोच सकते हो उसने क्या किया? उसने उस टाइम पर मेरे मुंह पे काफी सारे पैसे फेंके। एक मिडिल स्कूलर पे इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं मुझे नहीं पता। वो सिर्फ एक एबॉर्शन कॉस्ट थी, वो एक कंसोलेशन मनी थी। उस इंसान ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मनी का यूज किया। जिस पर टेंजी उससे पूछता है तो तुमने मनी के साथ क्या किया? बट वो बोलता है ऑफ कोर्स मैंने उसे ले लिया, हमारी हालत काफी बुरी थी, मैं काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास उस टाइम पे कोई और रास्ता नहीं था, इस वजह से मैंने वो मनी ली थी। फिर टेंजी सोचता है ये मिडिल स्कूल सेकंड ईयर की बात तो बिल्कुल उस स्टोरी से मैच करती है जब उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ था और उसने अपने पापा से इतने सारे पैसे लिए थे। फिर जब वो कोकोरोगी को देखता है तो वो भी यही बोलती है कि शिबे-कुन काफी बुरे इंसान है। फिर टेंजी भी यही सोचता है अगर उसने ऐसा क्राइम करा है तो कोई भी लड़की उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर मनाबू उन लोगों से बोलता है क्या तुम लोग इससे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? बट वो लोग मना कर देते हैं और इसी के साथ कोर्ट का सेकंड डे एडजेंट हो जाता है। फिर एट लास्ट टेंजी डिसाइड करता है कि वो अपनी क्लास में जाके सब लोगों से बात करेगा, लेकिन जब वो अपनी क्लास का गेट खोलता है तो वो काफी हैरान हो जाता है बिकॉज अंदर सारे बच्चे शिबे की ही बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे शिबे इतना कमीना इंसान है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे पंच मार मार के मार डालूंगा। वो उसके बारे में काफी बुरा भला बोल रहे थे और ये सारी बात सुनकर टेंजी को काफी डर लग जाता है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं इन लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। कन्विंस तो छोड़ो, अगर मैंने शिबे के बारे में इन लोगों के सामने एक अच्छी बात भी बोल दी तो मुझे नहीं पता ये लोग मेरा क्या करेंगे। और उसी टाइम पे एक दूसरी प्रॉब्लम भी आ जाती है जो कि मेरे अंदर से आवाज आती है, क्या सच में शिबे रियली में वर्थ भी करता है कि मैं उसे बचाऊं? फिर कोर्ट का थर्ड डे स्टार्ट होता है और इस बार जो टेस्टिमोनी देने आया होता है वो होता है मिनोरू कुन, जो कि एक लोन गाय है। और वो अपनी टेस्टिमोनी देने से पहले बोलता है कि मैं तुम लोगों को सबसे पहले शिबे हाउसहोल्ड्स के पूरे डेप्ट बता देता हूँ। वो बताता है जब शिबे माज़ाकाज़ु पहली टाइम अरेस्ट हुआ था तब हमें उसके मल्टीपल डेप्ट्स के बारे में पता चला, और क्योंकि अब वो मर चुका है तो उसका सारा डेप्ट उसके बच्चे शिबे माकोटो के ऊपर आ जाता है। जिस पर टेंजी सोचता है अगर ऐसा है तो उसका जितना भी डेप्ट है वो हम पांचों लोगों पर डिवाइड होगा। फिर वो लोन गाय अपने टैबलेट में सारा डेप्ट टोटल करके बताता है कि वो सारा टोटल डेप्ट अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन येन का है। और ये बात सुनने के बाद टेंजी और कोकोरोगी बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं। टेंजी काफी घबराहट में सोचता है तो अगर ऐसा है तो हमारे ग्रुप में हर किसी के ऊपर 100 मिलियन येन का डेप्ट और ऐड हो जाएगा। और इसी के साथ टेंजी और कोकोरोगी जमीन पे बैठ जाते हैं और मनाबू पूछता है क्या तुम लोगों पर कोई क्वेश्चन है? बट टेंजी की हालत बिल्कुल भी नहीं थी कुछ बोलने की। वो उस मन में यही सोच रहा था सॉरी युइची, बेशक मैंने तुमसे वादा किया था बट लगता है मैं उस वादे पे खरा नहीं उतर पाऊंगा। अब मेरे पास शिबे को बचाने का कोई एक भी रीजन नहीं है कि मैं उसे क्यों बचाऊं, और वैसे भी मेरे रिवेंज के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ टेंजी हार मान जाता है। बट तभी अचानक उसका फोन बजता है और कोकोरोगी बोलती है टेंजी कुन तुम्हारा फोन बज रहा है। फिर जब टेंजी उस फोन को उठाता है तो सामने से युइची की आवाज आती है और वो उससे बोलता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में बताओ। इस पर टेंजी उसे पूरे गेम नंबर 4 की बातें बताता है कि उन तीनों विटनेसेस ने क्या क्या टेस्टिमोनीज दी है। और ये बात सुनने के तुरंत बाद युइची को पता चल जाता है कि इन सब में कुछ गलत है। वो उससे बोलता है टेंजी इन लोगों में से जरूर कोई झूठ बोल रहा है, तुम याद करने की कोशिश करो कि हम कुछ दिनों से क्या कर रहे हैं।
बट टेंजी उससे बोलता है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। बट यूइची उससे बोलता है तुम अभी अपना कंपोजर मेंटेन करो, तुम अभी सीबीए की लॉयर हो और तुम उस पर बिलीव रखो। बट वो उससे बोलता है मैं नहीं कर सकता, प्लीज तुम मुझे आंसर बताओ। जिस पर यूइची उससे बोलता है तो सुनो, जो उनमें से झूठ बोल रहा है वो है। और भाई यही कहने के बाद उसका फोन कट हो जाता है। फिर टेंजी सिर्फ यूइची यूइची चिल्लाते रह जाता है, लेकिन फोन तो ऑलरेडी कट हो चुका था। फिर सीन एक दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है जहाँ पर टामा-चान जो कि के ग्रुप की स्पेक्टेटर होती है, वो यूइची से बोलती है लगता है तुम्हारा टाइम आउट हो गया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पैसे उधार चाहिए। जिस पर यूइची उससे बोलता है तुम लोगों से कौन ही पैसे लेगा, और ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ वो प्रिपरेशंस पूरी हुई क्या। जिस पर टामा-चान उससे बोलती है हाँ वो हो गई और तुम उससे मिल सकते हो। फिर यूइची उससे बोलता है तो चलो, वो अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस गेम से भी ज्यादा। फिर इस पर टामा-चान बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने दोस्तों की मदद करने से भी ज्यादा। इस पर यूइची उसे समझाता है तुम मुझे गलत मत समझो, उन्हें मेरी मदद की जरूरत भी नहीं है। टेंजी इस गेम की असलियत खुद रियलाइज कर देगा क्योंकि वो इंसान हमारे ग्रुप का सबसे स्मार्टेस्ट बंदा है। जिस पर टामा-चान उससे बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम कम से कम उससे तो ज्यादा ही स्मार्ट होगे क्योंकि तुमने हमारे ग्रुप की जीनियस को हराया है जो कि था शिनोमिया की। जिस पर यूइची उससे बोलता है वो लड़का वो तो सच में एक जीनियस था और मुझ जैसों से तो कहीं ज्यादा स्मार्ट था। जिस पर टामा-चान बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम उससे जीते हो तो तुम जरूर उससे तो ज्यादा ही स्मार्ट होगी। फिर यूइची उसे समझाता है मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि स्मार्टनेस इस तरीके से मेजर नहीं होती, और वैसे भी मेरी स्कूल के ग्रेड्स तो शिबे से भी कम है। फिर वो उससे बोलता है तू ये बताओ वो इंसान अंदर ही है ना। जिस पर टामा-चान बोलती है हाँ, और तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है उससे बात करने के लिए। फिर जिसके बाद यूइची गेट खोल के अंदर जाता है और वैसे ही बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी कुरुकी, और जो अंदर इंसान होता है वो होता है कुरुकी। ये वही था जिसने यूइची को काफी परेशान किया था टोमोडाची का गेम नंबर 3 बोल के, और अब ये टाइम था कि अब अपना यूइची इससे बदला देगा। यूइची उसके गले में हाथ डाल के बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, तू मुझे ये बता तूने वो टोमोडाची का एक्ट किसके कहने पे किया था। जिस पर कुरुकी बोलता है ऐसा कुछ क्या, वो मैं तुझे नहीं बता सकता। बट इतने में ही यूइची अपने एक्ट में आते हुए तेज तेज बोलता है मेरा राइट हैंड ये बहुत तेज दर्द कर रहा है, तू जानता है ये क्यों कर रहा है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरा राइट हैंड इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है कि मैं अपनी फिंगर्स को यूज नहीं कर सकता, और अगर ये सब तेरे साथ हुआ होता तो तुझे काफी बुरा लगता है ना। फिर जिसके बाद कुरुकी थोड़ा डरते हुए बोलता है अगर मैंने तेरे को कुछ भी बताया तो मैं इरेज हो जाऊंगा। बट इस पर यूइची को काफी गुस्सा आती है। वो उससे बोलता है कुरुकी मैं तुझसे बोल रहा हूँ, मैं तुझे अभी इरेज कर दूंगा। और उसके बाद वो एक पेन उसकी आंख के पास लेके आता है। बट वो उसी टाइम पे दोबारा से कैरेक्टर में आता है और बोलता है जस्ट किडिंग ब्रो, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, तू चिंता मत कर, अगर तू मुझे अभी सारी बातें बता देगा तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। बट जिस पर कुरुकी बोलता है तुम ये कैसे बोल सकते हो। फिर यूइची उसे समझाता है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे आर्म किया था, इस वजह से मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं तेरे साथ जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट ये सिर्फ अभी के लिए है, और कुरुकी तू ये जानता है तुझे सच तो बताना ही पड़ेगा। अगर तू मेरे सामने बता देगा तो ये काफी सिंपल होगा, बट अगर टोमोडाची गेम के एडमिनिस्ट्रेशन वाले तेरे से पूछेंगे जो कि होंगे काफी स्कैरी एडल्ट्स, तो वो तेरे लिए एक लिविंग हेल होगा। और यही बोलने के बाद यूइची वहां से जाने लगता है मेरा टाइम खत्म होने वाला है, मैंने तेरी मदद करने की कोशिश की बट तू कुछ नहीं कर पाया। और वो जैसे ही जाने लगता है वैसे ही कुरुकी उससे बोलता है रुको रुको, क्या मैं तुम पे बिलीव कर सकता हूँ। इस पर यूइची उससे बोलता है बिल्कुल भाई, क्योंकि अभी मैं तेरा एक एंजल हूँ और मैं ही हूँ जो कि तुझे टोमोडाची गेम के हेल से बचा सकता है। जिसके बाद कुरुकी काफी डर जाता है और फिर वो सब कुछ बता देता है कि उसने वो सब किसके ऑर्डर्स पे किया था। फिर यूइची उससे बोलता है तूने उस इंसान के ऑर्डर्स क्यों माने। फिर वो बताता है क्योंकि वो मुझे बहुत सारा पैसा दे रहा था ये सब काम करने के लिए, बट मुझे तो वो पैसा अभी तक मिला भी नहीं। फिर जिसके बाद यूइची उससे पूछता है ये बता वो किस मेथड से तेरे को पैसे देने वाला था। फिर कुरुकी उससे बोलता है तो क्या तुम उन्हें पकड़ने जा रहे हो। जिस पर यूइची समझाता है बिल्कुल, अब मैं उन लोगों को वहीं पर मिलूंगा जहाँ पर वो पैसे देने वाले थे। जिसके बाद कुरुकी उसे वो सारी चीजें बता देता है और यूइची वहां से जाने लगता है और वो उससे बोल देता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे को इस डेंजर से बाहर निकाल दूंगा। और कुरुकी बोलता है आई एम काउंटिंग ऑन यू ब्रदर। ये बोलने के बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। जिस पर टामा-चान बोलती है तुम इतनी आसानी से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो, तुम्हारा राइट हैंड बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है, और अगर उसने वो सारी चीजें बता दी कि उस एक्ट के पीछे कौन था तो भी वो यहाँ से रिलीज तो होने वाला नहीं है, और सबसे बड़ी बात तुमने उसे माफ नहीं किया।
फिर यूइची काफी अच्छी बात बोलता है। वो बोलता है पहले तो तुम सामने वाले को भरोसा दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, फिर जैसे ही तुम्हारा उससे काम निकल जाए तुम उसे इजीली कॉर्नर कर दो। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है एक ह्यूमन आर्ट को कंट्रोल करने का। फिर जिसके बाद टामा-चान समझते हुए बोलती है अच्छा तो मैं अब समझी, ये वो बात नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं हो, बट तुम ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करने में काफ़ी माहिर हो। फिर इसी के साथ ट्रायल का चौथा दिन स्टार्ट हो जाता है। ट्रायल में सिर्फ कोकोरोगी अकेली आई थी और मनाबू उससे बोलता है क्या टेंजी भाग गया, और कोकोरोगी उससे बोलती है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही करके 5th डे भी स्टार्ट हो जाता है और टेंजी दोबारा कोर्ट में नहीं आया होता, सिर्फ कोकोरोगी ही आई होती है। और फाइनली 6th डे स्टार्ट हो जाता है। इस बार टेंजी आया था, वो भी पूरी प्रिपरेशंस के साथ। फिर वो मनाबू से बोलता है मैं तुमसे डिमांड करता हूँ कि जितने भी वो विटनेसेस थे मैं उन सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, तो तुम उन सब लोगों को यहाँ पर अरेंज करो। और वो उससे ये भी बोलता है तुमने ही शुरू में बोला था ये एक सिंपल ट्रायल जैसा होगा, तो ये पॉसिबल है कि तुम उन्हें अरेंज कर सकते हो। फिर जिसके बाद मनाबू उन तीनों को कोर्ट में अरेंज करता है। फिर टेंजी शुरुआत में ही उन लोगों से बोलता है तो मैं कुछ भी पूछने से पहले तुम लोगों से चाहता हूँ कि तुम लोग पहले एक ओथ लो। फिर वो एक एक चिट तीनों लोगों को दे देता है और जिसपे लिखा होता है कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। फिर टेंजी उन लोगों से बोलता है अब क्योंकि तुमने ये चीज़ पढ़ ली है तो अगर तुम अब कुछ भी झूठ बोलते हो तो वो एक क्राइम होगा, सो बी केयरफुल। फिर वो सबसे पहली बात उन लोगों से पूछता है तुम लोगों ने जो लास्ट में टेस्टिमोनी दी थी वो बिल्कुल सही थी ना, जिस पर सारे लोग हाँ में से हिलाते हैं। फिर टेंजी अपने बैग में से कुछ पेजेस निकालता है जिस पर मनाबू पूछता है ओ वाओ टेंजी कुन ये सब क्या है। फिर टेंजी समझाता है कि बेशक मैं यूइची जितना शार्प नहीं हूँ बट मैं काफ़ी होशियार हूँ और मेरे मार्क्स इसी वजह से अच्छे आते हैं कि मेरी मेमोरी काफ़ी शार्प है। तो मनाबू उससे बोलता है तो क्या तुम्हें वो सारी टेस्टिमोनी अभी तक याद हैं। फिर टेंजी उन लोगों से क्वेश्चन पूछता है मैं तुम लोगों से दोबारा वो टेस्टिमोनी सुनना चाहता हूँ जो कि तुमने लास्ट टाइम दी थी, और अगर वो पहले से मैच नहीं करती हुई तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि तुम में से झूठ कौन बोल रहा है। फिर जिस पर मारिया-चान सोचती है तो अच्छा तुमने ये तरीका ढूंढा है लायर को ढूंढने का, मुझे पता है कि इनमें से एक लायर है जो कि हमने प्रिपेयर किया है। फिर जिसके बाद वो सारे लोग अपनी अपनी टेस्टिमोनीज दोबारा से देते हैं। मियाबे बोलती है कि मैंने टेस्टिफाई किया है कि उसने सीओ-सान को असॉल्ट करने की कोशिश की, और वो लोनगाई बोलता है मैंने बताया था कि उसके पास 500 मिलियन येन का डेप्ट है। और यूसुके बोलता है कि मिडिल स्कूल के दौरान उसने मेरी बहन को इम्प्रेग्नेट कर दिया था और वो सारी बात उसने पैसों से सॉल्व करने की कोशिश की थी। फिर मारिया सोचती है बट सॉरी तुम इस तरीके से उस लायर का कभी भी पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए हमने उसे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन किया था। बट टेंजी वहाँ पर बोलता है चलो तो मुझे पता चल गया है कि तुम में से झूठ कौन बोल रहा है, और जो झूठी टेस्टिमोनी दे रहा है वो है इकेची रियुसुके-सान। जिस पर रियुसुके उसको धक्का देते हुए बोलता है तू ऐसा कैसे बोल सकता है कि मेरी स्टेटमेंट झूठी है। और मारिया भी ये सोचती है ये बिल्कुल सही कह रहा है बट इसे कैसे पता। जिस पर टेंजी उसे समझाता है ये मैंने जानबूझ के किया, मैंने तुम्हें ओथ पढ़ने दी फिर तुमसे फॉल्स टेस्टिमोनी सुनी, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। शुरुआत में मैंने ये चीज नोटिस नहीं की थी बट जैसे ही मेरी यूइची से फोन पे बात हुई और उसने बोला कि उन तीनों में से कोई झूठ बोल रहा है और हम इतने दिनों से क्या कर रहे हैं, तब मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हुई कि हम इतने दिनों से क्या कर रहे हैं, और उसका आंसर है हम टोमोडाची गेम को खेल रहे हैं। और फिर मुझे उस गेम नंबर 2 की बात याद आई जो कि था कागेगुची सोगुरोकू। उस गेम के दौरान जब सीओ-चान एक स्पेशल चांस वाली टाइल पे चली गई थी तब शिबे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आया था कि पास्ट की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका उसे डर हो जो कि डिस्कवर हो जाए। वो वर्ड्स ये इशारा करते हैं कि जब से वो पैदा हुआ है तब से उस मोमेंट तक उसने पास्ट में ऐसा कुछ भी बुरा काम नहीं किया जिसका उसे डिस्कवर होने का कोई भी डर हो। और जैसा कि इकेची रियुसुके तुमने वो स्टोरी सुनाई थी मिडिल स्कूल के दौरान, तो ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है कि उसने ऐसा कुछ क्राइम किया होगा। बट इसी के बाद मनाबू बोलता है रुको रुको, तुम ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते। अगर शिबे रियली में इतना वर्स्ट स्ट्रेस है और अगर उसे लगता ही नहीं है कि उसने वो क्राइम किया है, वो इतना बुरा है, तो उसके वो एक्शंस बिल्कुल लाजमी थे। जिस पर टेंजी उससे बोलता है मैं एडमिट करता हूँ कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं शिबे के ह्यूमन नेचर पर पूरा भरोसा करूंगा, बिकॉज मैं मिकासा यूटाका का बच्चा हूँ। मुझे ये बात तब रियलाइज हुई जब यूइची ने मुझसे बोला कि तुम कंपोजर में हो, तुम शिबे के लॉयर हो, और एक लॉयर का काम होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने डिफेंडेंट पर हमेशा बिलीव करेगा।
और वही बात मेरे पापा ने भी मुझे सिखाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, तुम अपने डिफेंडेंट पर हमेशा बिलीव करोगे। और मैं अपने पापा की वही टीचिंग इस गेम में भी फॉलो करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिबे पर बिल्कुल एंड तक भरोसा करूंगा। शिबे बेशक एक इडियट हो सकता है, वो परवर्ट हो सकता है, वो कितना भी बड़ा कमीना इंसान हो सकता है, बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी वीमेन को हर्ट करने के बाद उसे बिल्कुल भी बुरा फील ना हो। और बेशक मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान ही क्यों ना हूँ जो कि उस पर भरोसा करे, बट मैं एंड तक उस पर भरोसा करना जारी रखूंगा। जिसके बाद मनाबू बोलता है, ओहो ये फादर सन की स्टोरी, मुझे तो रोना ही आ गया, बट इससे अभी भी कुछ प्रूफ नहीं होता कि इकिची ryusuke झूठ बोल रहा है। और क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम धीरे धीरे यहाँ पर ryusuke कुन को रिसर्च कर रहे हो? जिस पर टेंजी काफी खतरनाक स्टेयर देते हुए बोलता है, ये काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है क्योंकि मैं लोगों को फॉलो करने में काफी माहिर हूँ, बट इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च बहुत पहले ही कर दी। तुम लोग तो जानते ही होगे क्योंकि तुम लोगों ने गेम नंबर 2 देखा था कि शिबे कितना बड़ा लाउज मूथ है, और स्पेशली अगर वो उसके लव लाइफ की बात होगी तो वो हमेशा उसकी बातें बताता ही रहेगा। और इसी वजह से जब मैंने उसकी वो मिडिल स्कूल की कहानी सुनी तब मुझे ये यकीन हुआ कि ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि शिबे अभी तक एक वर्जिन है। और यही बोलने के बाद वहाँ पर एक आवाज़ आती है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया टेंजी कि तुम यहाँ तक खुद आ गए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि शिबे डेफिनेटली एक वर्जिन है। और वो होता है भाई अपना यूइची, और अब वो भी ये गेम ज्वाइन कर लेता है। फिर मनाबू बोलता है शिवे वर्जिन है तो क्या ये कोई भी एविडेंस हुआ? फिर यूची उसे समझाते हुए बोलता है रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरा ये बिलीफ है कि सेकंड ईयर के दौरान शिबे ने ryusuke की बहन के साथ कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि तुम याद करने की कोशिश करो, मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर तक वो अपनी माँ के साथ बात लेता था, ये उसने खुद कन्फेस किया है। और अभी करेंटली वो सावारागी सीओ को पसंद करता है। अगर तुम इन दोनों कंक्लूजन को दिमाग में रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसे एक मदर कॉम्प्लेक्स है और उसका विमेंस में मैच्योर ओल्डर टाइप सिस्टर्स का टेस्ट है। ये सुनने के बाद मनाबू दोबारा से मना कर देता है कि मैं ये सब नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए। फिर यूइची उसे समझाता है ये सब इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे ये प्रूफ होता है शिबे के लिए मिडिल स्कूल की गर्ल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होंगी जो कि उसी की उम्र की होंगी। और इससे हमें ये भी बात पता चलती है कि ये बंदा यहाँ पे जो खड़ा है वो झूठ बोल रहा है। मनाबू उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे ऐसे गैस नहीं लगा सकते, मुझे एक प्रॉपर एविडेंस दो, क्या तुम ट्रायल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? इससे यूइची थोड़ा भड़कते हुए बोलता है क्या तुम ट्रायल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? चलो छोड़ो, तो मैं इसे अब एक नॉर्मल ट्रायल की तरह प्रोसीड करता हूँ विद ऑल द रूल्स। वो ryusuke से पूछता है क्या तुम अपनी टेस्टिमोनी एक बार दोबारा से दे सकते हो? ryusuke कुछ बोलने जा रहा होता है, वो उसे रोकता है और बोलता है उससे पहले टेंजी क्या तुम मुझे ये बता सकते हो अगर तुम कोर्ट में झूठी गवाही दोगे तो तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी? टेंजी उसे बताता है कि वो डिपेंड करता है केस पे और इसकी सजा हो सकती है 3 महीने से लेके 10 साल तक की हार्ड लेबर इन जेल। ये सुनने के बाद यूइची अपने काम पे लग जाता है। वो ryusuke को डराते हुए बोलता है तुम्हें पक्का 10 साल की सजा मिलेगी क्योंकि यहाँ पे शिबे की लाइफ लाइन पे लगी है। इस टेस्टिमोनी देने के बाद तुम्हारी लाइफ जरूर अफेक्ट होगी। ये बोलते ही ryusuke थोड़ा सा घबरा जाता है। यूइची उससे बोलता है ओए तुम अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर इतने में ही मारिया चान बोलती है कि जज मनाबू यूइची कुन विटनेस को डरा रहे हैं। इसके बाद मनाबू बोलता है ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड। वो बोलता है लॉयर आप अपनी वे ऑफ क्वेश्चनिंग चेंज कीजिए। इसके बाद तो भाई यूइची उससे स्माइल करते हुए वही चीज पूछता है। तो इस पे मारिया दोबारा बोलती है सॉरी जज, अब तो मुझे ये ज्यादा डरावना लग रहा है, अब तो विटनेस ने बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया है। फिर यूइची बोलता है लगता है इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर वो है ना मनाबू को सजेस्ट करते हुए बोलता है इस ट्रायल पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए। ये सुनने के बाद मनाबू बोलता है ये गेम नंबर 4 सिर्फ 1 वीक का गेम था, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। ये बोलने के बाद यूइची को गुस्सा आता है। वो बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? जैसा कि तुमने कहा ये एक रियल ट्रायल है, तो जबकि टेस्टिमोनी देने वाले विटनेस पर सस्पिशन है कि वो झूठ बोल रहा है तो तुम्हें कोर्ट का पीरियड एक्सटेंड कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन लाइफ लाइन पे लगी है। फिर इसके बाद वो टेंजी से पूछता है क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो टेंजी भी उससे बोलता है कि हाँ ये बात सच है, ऐसे केस में कोर्ट का ट्रायल एक्सटेंड होता है। फिर वो मनाबू को समझाते हुए बोलता है अच्छी तरह से सुन मनाबू, हमने तुम्हारे सारे रूल फॉलो किए हैं जो भी तुमने बोले हैं, बिकॉज तुम एक ही चीज बार बार बोलते जाते हो कि ये एक रियल ट्रायल है, ये एक रियल ट्रायल है। बट अब जब सिचुएशन चेंज हो गई है तो तुम अपनी बात से ही मुकर रहे हो। तो क्या तुम इस ट्रायल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो?
तुम लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट चॉइस, तुम ट्रायल का एक्सटेंशन अप्रूव कर दो, एक दिन भी काफी है, मैं एक दिन में ही इसको झूठा प्रूव कर दूंगा और इसके लिए एविडेंस लेके आ जाऊंगा। अगर तुम ट्रायल को एक दिन एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ryusuke जो भी टेस्टिमोनी दे रहा है वो सच है या गलत हमें नहीं पता, तो इसे तुम रिजेक्ट कर दो, क्योंकि एक रियल ट्रायल में ऐसा ही होता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर तुम इस चीज को रिफ्यूज कर रहे हो तो तुम्हें इसकी टेस्टिमोनी ही रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर तुम इस ट्रायल को रियल बोल रहे हो तो जरा ध्यान से सोचो, तुम मुझे एक दिन दो और मैं इसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दूं। और दूसरा ऑप्शन, तुम इस टेस्टिमोनी को ही रिजेक्ट कर दो जिससे कि सब कुछ पीसफुली सेटल हो जाए। और तीसरा, तुम ये दोनों ही ऑप्शन चूज ना करो और इस गेम के रूल्स खुद ब्रेक करो। मैं इन तीनों चॉइसेस में से सब में सहमत हूँ, स्पेशली वो लास्ट वाले में जिसमें कोई भी रूल्स नहीं होंगे। इतना सुनते ही मनाबू अपना डिसीजन देता है। वो बोलता है कि हम इकेची ryusuke की टेस्टिमोनी को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन इससे आखिर क्या ही हुआ, सिर्फ एक ही क्राइम तो डिसअपीयर हुआ है। हाँ पता है कि ये इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारे क्लासमेट्स के पास जाएगी, तो ये 100% यूजलेस नहीं है, बट क्या इस चीज को प्रूव करने के लिए तुम्हारे 2 दिन बर्बाद करने जरूरी थे? क्या वो इतना इम्पोर्टेंट था? यूइची उसको बोलता है, तुम अभी भी पूरी बात नहीं समझ रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ ये सब जो हमने किया ये हमारे क्लासमेट्स को कन्विंस करने के लिए किया, पर इन सब में हमारे एक और इम्पोर्टेंट गोल था। फिर इतने में ही टेंजी बोलने लगता है, जैसा कि तुम जानते हो मैं काफी वीक पड़ चुका था। 3 दिन पहले मेरे पास एक भी रीजन नहीं था कि मैं शिबे को क्यों बचाऊं, बट जैसे कि शिबे का एक टाइम डिसअपीयर हुआ, मैं दोबारा से शिबे पर बिलीव करना स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे अब पता चल गया है कि वो एक वर्स्ट ट्रेस नहीं है। मनाबू इसके बाद कहता है, अच्छा तो 2 दिन तुम्हें सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन बढ़ाने में लग गए कि तुम्हें शिबे को बचाना है। तो चलो छोड़ो, इससे अभी भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें अभी अपने क्लासमेट्स से वोट्स भी लेने हैं और तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। इतने में यूइची बोलता है, अपना मुंह बंद करो मनाबू, ये इतनी छोटी चीज तो मैं एक दिन में भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं दूसरों से पैसे छीनने में काफी माहिर हूँ। ये सुनने के बाद बाकी के लोग उसे गौर से देखने लगते हैं। फिर मनाबू बोलता है, ठीक है मैं भी तुम्हारी स्किल देखना चाहता हूँ, और उसके बाद वो कोड को एडजन कर देता है। यूइची टेंजी और कोकोरोगी से बोलता है, जल्दी चलो हम लोगों पे ज्यादा टाइम नहीं है। टेंजी और कोकोरोगी उसे शॉक में देखने लगते हैं। वो सोचते हैं यूइची कुछ बदला बदला सा लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो लोग अपने घर आ जाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं। कोकोरोगी उनसे बोलती है कि यूइची कुन अब हमें क्या करना चाहिए। फिर टेंजी भी बोलता है, अगर यूइची तुम्हारे पास कोई मेथड हो कि हम अपने क्लासमेट्स को कैसे कन्विंस करें तो हमें बताओ। और जैसा कि मनाबू ने बोला कि शिबे के प्रति हमारे क्लासमेट्स में काफी एंगर और हेट है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतने कम टाइम में हमें पैसे देने के लिए राजी होगा। यूइची बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे प्लान में उन लोगों को कन्विंस करने का कोई पार्ट है भी नहीं। फिर टेंजी बोलता है, तो हम उनसे पैसे कैसे लेंगे? फिर यूइची बताता है, जैसा कि तुम जानते हो हमारे पास टाइम बहुत कम है और ये सब हम कोई भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, सो हम इस केस के लिए यूज करेंगे वायर ट्रांसफर स्कैम। टेंजी शॉक होते हुए बोलता है, वायर ट्रांसफर स्कैम, ये तुम क्या बोल रहे हो? यूइची उसे समझाते हुए बोलता है, क्या तुम इसका मतलब नहीं जानते हो? इसमें जब तुम किसी को फोन लगाते हो और उसे पैसे देने पर मजबूर करते हो, इसे बोलते हैं वायर ट्रांसफर स्कैम। टेंजी बोलता है, नहीं मुझे पता है, लेकिन तुम क्या इस प्लानिंग से अपने क्लासमेट्स को डिसीव करोगे? यूइची बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे गेम नंबर 3 में ही बोल दिया था कि मैं जीतने के लिए कोई भी मेथड यूज करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है टोमोडाची एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जहाँ पे मारिया सुगिनो से पूछती है, क्या तुम्हें यूइची कुन बदले हुए नहीं लग रहे थे? शुरू में वो काफी नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन ट्रायल के एंड में आते आते तक वो एक इविल पर्सन जैसे लग रहे थे। फिर इतने में ही वहाँ पर टामा चान आ जाती है, जो कि पहले यूइची के साथ थी। वो बताती है कि यूइची अभी अपने बिल्कुल भी कंपोजर में नहीं है, ये सब उसके राइट हैंड में चोट लगने के कारण हुआ है। वो अभी खड़ा है तो वो सिर्फ पेन किलर्स के दम पर खड़ा है, उसके राइट हैंड में कोई भी कंपोजर नहीं है और वो अपने मेंटल कंडीशन के बिल्कुल लिमिट पर है। वो अभी इतने दर्द में है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उतने दर्द में हो तो वो बेहोश हो जाए। अभी इस टाइम उसमें इतनी भी पावर नहीं होगी कि वो अपने दोस्तों के बारे में सोच सके। फिर सीन दोबारा से यूइची के घर पे शिफ्ट होता है। टेंजी यूइची से पूछता है कि ये तो काफी डिफिकल्ट होगा, हम वायर ट्रांसफर स्कैम कैसे यूज करेंगे? यूइची बताता है, उन लोगों को जो मनी मिली है 70K है, वो कंपनसेशन मनी है फील्ड ट्रिप फीस की। तो तुम उनको कॉल करोगे और तुम उनसे बोलोगे,
हम वो पैसे दोबारा से गैदर कर रहे हैं फील्ड ट्रिप के लिए। और जैसा कि तुम जानते हो, लास्ट टाइम उन लोगों ने वो पैसे कैश में गैदर किए थे, तो इस बार हम उनसे बोलेंगे तो तुम लोग डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करो, जिससे वो सब लोग हम पे इजीली बिलीव कर लेंगे। फिर टेंजी उनसे बोलता है अगर हम उनसे ये सब बात बोलेंगे जो भी शिबे और सावाराई के साथ हैं, तो वो लोग हम लोगों पे बिलीव नहीं करेंगे। तो यूइची बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम उन लोगों को फोन नहीं लगाओगे। जो उन लोगों को फोन लगाएगा वो अभी क्लास का सेंटर ऑफ अटेंशन है, और हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर वो है हानामिया मित्सुरी। अगर टेंजी उससे बोलेगा तो हानामिया हमारी हेल्प जरूर करेगी, बिकॉज वो तुम्हें पसंद करती है ना टेंजी। फिर टेंजी उससे बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और ये सब बात छोड़ो, अगर हमारा मेथड काम कर भी जाता है और वो ये सब करने के लिए मान भी जाती है, तो तुम सोच सकते हो उसके साथ आगे क्या होगा। वो एक चोर मानी जाएगी, वो उन लोगों में ट्रीट होगी जिसने क्लास मनी को चुराया होगा, और वो नेक्स्ट टारगेट बनेगी बुलिंग का, और हो सकता है कि उसे अरेस्ट भी कर लिया जाए। ये सुनने के बाद यूइची बोलता है तो क्या हो गया, इन दी एंड विनिंग इज एवरीथिंग। और लोगों के साथ क्या होता है, वो क्या सोचते हैं, इससे हम लोगों को क्या। ये सुनने के बाद टेंजी परेशानी से बोलता है वेट अ मिनट यूइची, ये तुम क्या कह रहे हो। यूइची बोलता है मुझे एक ही चीज़ बार बार बोलने पे मजबूर मत करो। हम हानामिया का यूज़ करके वायर ट्रांसफ़र स्कैम सेटअप करेंगे, और जिसके बाद हम अपने क्लासमेट से मनी गैदर करेंगे, और जिसके रिजल्ट में हानामिया को पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। बट हु केयर्स अबाउट दैट, मैंने यही बोला था। टेंजी उससे चौंकते हुए बोलता है क्या तुम अभी सीरियस हो। यूइची बताता है मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, तुम जानते ही हो शिबे को परसों गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर कोकोरोगी बोलती है एक मिनट रुको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये मिकासा उनको हानामिया सान लाइक करती हैं, ये तुम्हें कैसे पता। फिर हमें फ्लैशबैक में टेंजी की स्टोरी दिखाई जाती है कि हानामिया उसको कैसे परसुएट करती है और बताती है कि वो उसे पसंद करती है, बट टेंजी उसे मना कर देता है ये कह के कि वो किसी और को पसंद करता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। टेंजी यूइची से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता हानामिया मुझे लाइक करती है, तुम्हारा क्या बेसिस है इसके लिए। फिर यूइची बताता है ये सब कैलकुलेट मैंने तुम्हारी पर्सनैलिटी और एबिलिटी को देखकर किया। तुम एक स्मार्ट बंदे हो, और पास्ट में तुम एक बार बिट्रेयल फेस कर चुके हो, तब से तुम हर एक कदम काफ़ी फूक फूक कर रखते हो। और जब फ्रेंड्स इन ट्रायल ये गेम स्टार्ट हुआ, तुमने ये ज़रूर सोचा होगा कि सारे क्लासमेट्स को कन्विंस करने से पहले तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल को अपनी साइड ज़रूर करना चाहिए, और वो इंसान हानामिया है, क्योंकि वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है हमारी क्लास में। बट जिस टेंजी को मैं जानता हूँ जो कि काफ़ी केयरफुल है, उसने उसे तुरंत उसी आफ्टरनून क्यों बुला लिया। मुझे इसमें कुछ काला नज़र आया, क्योंकि जिस केयरफुल टेंजी को मैं जानता हूँ वो अपने कार्ड के पत्ते तब तक किसी को शो नहीं करता जब तक उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 100% ना हो। लेकिन तुमने इस टाइम अपने कार्ड हाल शो कर दिए, पता है क्यों? इसका सिर्फ यही रीज़न हो सकता है, या फिर तो हानामिया पे तुम्हारा कोई डेप्थ है, या फिर तुम्हारे हाथों में उसकी कोई वीकनेस लग चुकी है, और ये वीकनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल और इमोशनल जैसी है। क्या तुम्हें अभी भी कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए? इसके बाद टेंजी बोलता है नहीं नहीं बस ठीक है। फिर कोकोरोगी उनसे बोलती है तो क्या हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि हानामिया सान मिकासा उनको पसंद करती है। यूइची बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो उसे पसंद करती है तो वो टेंजी की बात आसानी से मान लेगी, और कल से हम उसे काफ़ी खतरनाक तरीके से यूज़ करेंगे। इसके बाद टेंजी सोचने लगता है मुझे लगा ही था यूइची काफ़ी वियर्ड दिख रहा है, और क्या वो हमेशा से ही ऐसा था। गेम नंबर 3 के दौरान उसने अकेले ही ग्रुप नंबर के को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, क्योंकि ये उसकी स्किल है। और ये भी हो सकता है कि वो वही आंखों से हम लोगों को हमेशा देखता रहता हो, उसको हमेशा पता रहता हो कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, और इसी वजह से उसने इतनी कम इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी हानामिया का सच हाल पकड़ लिया। मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं यूइची पे हमेशा बिलीव करूँगा, बट जो फीलिंग मुझे अभी आ रही है वो काफ़ी डरावनी है। इसके बाद यूइची उन्हें समझाता है हम कल हानामिया को कॉल करेंगे और अपना प्लान स्टार्ट करेंगे। यूइची टेंजी को बोलता है मैं स्क्रिप्ट लिखकर तैयार रखूँगा, तुम्हें सिर्फ उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। लेकिन इसके बाद टेंजी का कोई भी जवाब नहीं आता। तो इसके बाद यूइची टेंजी से गुस्से में बोलता है ओए तुमने ही मुझसे बोला था कि तुम टूल के जैसे यूज़ होने में बिल्कुल माइंड नहीं करोगे, तो क्या अब ये टूल मुझे डिसऑबे करेगा। ये सुनते ही टेंजी और कोकोरोगी उसे शॉक में देखने लगते हैं।
फिर टेंजी बोलता है ओके मैं वो सब करूँगा जो तुम मुझे बोलोगे। फिर यूइची उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। फिर अगले दिन टेंजी हानामिया से मिलने जाता है। कोकोरोगी और यूइची टेंजी को दूर से ही देख रहे थे। कुछ टाइम बाद वहाँ पे हानामिया आ जाती है। हानामिया टेंजी को ग्रीट करती है बट टेंजी कुछ बोल नहीं पाता, वो काफ़ी नर्वस होता है। तो उसको वही बात याद आती है जो कि यूइची ने उसे समझाई थी। यूइची ने उससे बोला था कि तुम कोई भी अननेसेसरी बात मत सोचना, तुम बस वैसे ही एक्ट करना जैसे तुमने हमें रिसीव करा था, और तुम्हें अपने पापा के कातिलों का पता लगाना है ना। ये बात सोचते ही उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। हानामिया उससे बोलती है जब हम लास्ट टाइम मिले थे आप काफ़ी वियर्ड एक्ट कर रहे थे, अगर तुम मुझसे कुछ भी कहना चाहते हो तो कह सकते हो। उसके बाद टेंजी उससे बोलता है अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। इसके बाद हानामिया उसे कंसोल करके बोलती है हाँ तभी मैं सोचती थी कि मिकासा कुन कभी अपने पेरेंट्स के बारे में बात क्यों नहीं करते, बट मैं आपकी बात से काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी अपने पापा के साथ अकेली रहती हूँ, मेरी भी मॉम नहीं है और हम काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर टेंजी उसे बताता है कि मैं कॉलेज तब तक अटेंड नहीं कर सकता जब तक मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। फिर हानामिया बोलती है हाँ जैसा कि मुझे याद आ रहा है आपको लॉ ऑफ डिपार्टमेंट वाली यूनिवर्सिटी में जाना है लॉयर बनने के लिए, जिसमें मुझे भी जाना है। फिर वो बोलती है आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाएगी। फिर टेंजी उससे बोलता है मुझे इसी बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। स्कूल वालों ने मुझे वार्निंग दी है कि मैं ड्रॉप आउट हो सकता हूँ क्योंकि फील्ड ट्रिप इंसिडेंट्स में मुझे भी एक गुनहगार माना जा रहा है। फिर हानामिया बोलती है बट सब लोग तो ये बोल रहे हैं शिबे और सावारागी ही हैं जो कि सबसे ज़्यादा सस्पिशियस हैं। फिर टेंजी उससे बताता है कि मैं उन दोनों के काफ़ी क्लोज था, इस वजह से पूरा सस्पिशियन मेरे पे भी आ रहा है। हानामिया उससे बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप उनके क्लोज हो तो आप सस्पिशियन नहीं बन सकते। टेंजी हानामिया से बोलता है एक्चुअली क्लास में किसी ने एक र्यूमर स्प्रेड किया है जिसमें उसने बताया है कि मैं कैसे शिबे और सावारागी को डिफेंड कर रहा हूँ डेस्परेटली, और उसी के कारण स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है मैं भी इस इंसिडेंट का एक हिस्सा हूँ। फिर ये सुनने के बाद हानामिया बोलती है रुको रुको, ये मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है किसी भी टीचर से। फिर टेंजी बोलता है हाँ मुझे पता है हानामिया सान ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगी क्योंकि वो तो हमेशा मेरी साइड है। और इसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी साइड है। फिर टेंजी आगे कंटिन्यू रखता है लेकिन टीचर्स और सभी लोगों को ये लगता है कि तुम उस ग्रुप की लीडर हो जिसने इंसिडेंट में शामिल सभी लोगों को काफ़ी बुली किया है, जैसे कि शिबे, और मेरे लिए काफ़ी सारे र्यूमर्स उड़ाए हैं। अभी सभी लोगों को ये लगता है ये सब तुमने स्टार्ट किया है, इसलिए वर्स्ट केस सिनेरियो में सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी कॉलेज में एंट्रेंस लेना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हें लोग लीडर ऑफ बुलिंग से जानेंगे। और मैंने ये सुना है कि यूनिवर्सिटी वाले लोग इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो हानामिया उससे बोलती है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर टेंजी उसके पास आके बोलता है एक्चुअली तुम्हारे पास एक रास्ता है इन सब चीज़ों से बचने का। वो बताता है हमें सिर्फ वो मनी दोबारा से गैदर करनी है। तुम जानती हो हमारी क्लास का फॉल आउट उस मनी वाले इंसिडेंट्स की वजह से ही हुआ था, तो इस टाइम हम सब लोगों को दिखा देंगे कि हम दोनों सक्सेसफुली मनी को गैदर कर सकते हैं। टीचर भी इस कमोशन में नहीं पढ़ना चाहते, वो खुद चाहते हैं कि बच्चे इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें। तो तुम सोचो अगर हम दोनों जाके वो सारे पैसे टीचर को दे दें तो उन्हें भी लगेगा कि इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इससे हमारे ग्रेड्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इन सब चीज़ के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इस प्लान को सिर्फ तुम ही एग्जीक्यूट कर सकती हो और सारे लोगों को कन्विंस कर सकती हो पैसे देने के लिए। क्योंकि मैं शिबे और सावारागी के काफ़ी क्लोज था तो मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए अगर मैं उन लोगों से पैसे मांगने जाता हूँ तो मुझे सब मना कर देंगे। फिर हानामिया बोलती है हाँ तो जैसे कि मैं अपनी क्लास की लीडर हूँ तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा, सब लोग मुझ पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। टेंजी बोलता है हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। फिर वो उसे मस्का मारते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है। मैंने सही करा कि मैंने तुम पे भरोसा रखा क्योंकि तुम मुझे काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती हो, तुम मुझ पे काफ़ी बिलीव करती हो, तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती है। इसके बाद वो उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है हम इस टास्क के बाद साथ में सेम यूनिवर्सिटी में चलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है टोमोडाची एडमिनिस्ट्रेशन के पास। वो उस पूरे सीन का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे।
वहाँ पे मारिया चान बोलती है कि उस लड़की के एक्सप्रेशन देख के पक्का पता चलता है कि वो पूरी तरीके से टेंजी के कंट्रोल में है। फिर टामा चान बताती है कि मुझे पक्का पता है ये सारी स्क्रिप्ट बिल्कुल यूइची की मैनुअल की तरह चल रही है। उसने ही बोला था मुझसे कि पहले तो सामने वाले को भरोसा दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, और जैसे ही उससे तुम्हारा काम निबट जाए तुम उसे कॉर्नर कर सकते हो। फिर सुकीनो बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये प्लान अभी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ है। फिर वो बताती है किसी को भी डिसीव करने के लिए तुम्हें सिर्फ दूसरों के दिलों के साथ खेलना नहीं आना चाहिए। इसमें एक बड़ा राज है कि तुम्हें अपने दिल पर भी काबू रखना चाहिए। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट वहीं पे होता है। हानामिया उससे बोलती है मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके कुछ काम आ सकी। वो इतना कह ही रही थी कि तभी टेंजी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे सब कुछ झूठ बोला। फिर इसके बाद हानामिया उससे बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला है, बट कौन सा पार्ट? टेंजी उससे बोलता है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैंने तुमसे जितनी भी बातें की है प्लीज़ तुम उन सब बातों को भूल जाओ। फिर हानामिया बोलती है सारी बातें भूल जाऊँ? पर क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? आखिर मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई। क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ? फिर इस पर टेंजी थोड़ा भड़कते हुए बोलता है मैं तुमसे बोल रहा हूँ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें जो भी गलती है वो मेरी है, बट मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन नहीं बता सकता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़। ये बोलने के बाद हानामिया वहाँ से इमोशनल होकर चली जाती है। फिर यूइची काफ़ी गुस्से में आता है और वो टेंजी का गला पकड़ लेता है और बोलता है कमीने कि तूने क्या किया। फिर इस पर टेंजी उसे समझाते हुए बोलता है मैं जानता हूँ यूइची मेरे से काफ़ी बड़ी गलती हुई है, बट मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं हानामिया को धोखा दे सकूँ। ये कहने के बाद यूइची को काफ़ी गुस्सा आता है और बोलता है तू ये क्या कह रहा है, और उसे ज़मीन पर पटक देता है। फिर वो उससे बोलता है अभी कुछ दिनों पहले तक तू हम लोगों को नॉन स्टॉप धोखा दे रहा था, और अब जब तेरे को सिर्फ एक लड़की को और धोखा देना था तो तू बोल रहा है कि तू नर्वस हो रहा है, तू उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर टेंजी उससे बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट वो टाइम डिफरेंट था। उस टाइम हम एक गेम में थे और सब एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि सस्पेक्ट कौन है, इसलिए मैंने वहाँ पे इजीली तुम लोगों को धोखा दे दिया था। बट जब मैंने हानामिया की आंखें देखी तो उन आंखों में मुझे मेरे लिए काफ़ी ट्रस्ट दिखा। वैसी ही आंखें मेरी भी हुआ करती थी जब मैं अपने दोस्तों पे काफ़ी भरोसा करता था, बट जब उन्होंने मुझे धोखा दिया तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुझे वो दर्द पता है, इसलिए मैं वैसा ही दर्द हानामिया को नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने यहाँ पे सेल्फिश प्ले किया हो। फिर इसके बाद यूइची उससे बोलता है तो तुम अब इस गेम का क्या करने वाले हो? क्या तुमने सोच लिया है कि तुम शिबी को अरेंजमेंट कर दोगे? इसके बाद टेंजी बोलता है नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हम शिबी को बचा सकते हैं। उससे पहले मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ ये जो भी हुआ, जिस वजह से तुम्हारा प्लान फेल हुआ, ये सब मेरी गलती है। इसलिए मैं तुमसे लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अब यही एक लास्ट चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे इस प्लान की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो। इसके बाद यूइची उससे बोलता है तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम कर सकते हो, बट अब मैं और कोकोरो की तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। फिर टेंजी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है टोमोडाची के एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो कि वहाँ से बैठे बैठे पूरा लाइव टेलीकास्ट ले रहे थे उनकी सिचुएशन का। उसमें मारिया सुकीनो और टामा-चान से पूछती है आप लोग तो काफ़ी जीनियस हो, आप लोगों को क्या लगता है ये लोग बिल्कुल गेम के लास्ट में ऐसे ही डिवाइड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सुकीनो-चान आप बताइए मुझे कि टेंजी कुन क्या करने वाले हैं? उसके बाद सुकीनो बोलती है तुम यहाँ से गैस लगा सकती हो कि अब वो क्या करने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ उसका मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये बोलने के बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम पर। क्लासरूम में सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, बट एक लड़का था जो कि ब्लैक बोर्ड पर शिबे की ड्राइंग बना के उसके बारे में उल्टा सीधा लिख रहा था, जैसे कि उसके जो भी केसेस थे उनके बारे में और शिबे को मर जाना चाहिए। फिर वहाँ पर टेंजी आता है जो कि थोड़ा गुस्सा होता है उस पर। वो उससे बोलता है अब बस बहुत हुआ, और उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन फिर वो लड़का टेंजी का हाथ हटा के बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो टेंजी? क्या तुम शिबू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है अगर तुम ऐसा करोगे तो सारी क्लास तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। फिर टेंजी उससे बोलता है मुझे तुम सब लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ मेरी बात सुनो।
इसके बाद सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर टेंजी बोलता है, अब मैं तुम्हें जो भी बात बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरीके से सच है, और जो उसमें से सबसे पहली बात है वो है कि शिबे 100% इनोसेंट है। ये बात सुनने के बाद सारे बच्चे तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। वो बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, माना कि उस पर जो भी मिडिल स्कूल के एक्यूजेशंस लगे थे वो फॉल्स थे, बट इससे अभी भी ये साबित नहीं होता कि उसने अपने पिता की हत्या नहीं की है। फिर टेंजी उन्हें समझाते हुए बोलता है, हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, पर तुम मेरी बात सुनो। उस पर जो भी चार्जेस लगे हैं वो सिर्फ सस्पिशियंस है। अभी वो सारे चार्जेस प्रूफ नहीं हुए हैं कि इसमें वही दोषी है। तुम जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारे मन में उसके प्रति काफ़ी एंगर है, इस वजह से तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। तुम चाहते हो कि वो एक मुजरिम निकले, बट ऐसा नहीं है। तुम लोग ही बताओ, ये सारा गुस्सा कब पैदा हुआ? ये तब से हुआ है जब से हमारा फील्ड ट्रिप फी इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले तक तुम लोग शिबे को अच्छा बच्चा मानते थे। फिर सब बच्चे बोलने लगते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर टेंजी उनसे बोलता है, तो मैं उस चीज़ के लिए भी तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर भी इनोसेंट था, क्योंकि उसने वो चोरी नहीं की थी। फिर सब लोग उससे बोलते हैं, तुम ये बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? क्या बेसिस है तुम्हारा ये बात कहने के लिए? तो फिर टेंजी थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, क्योंकि जिसने वो फील्ड ट्रिप फीस चोरी की थी वो मैं था। ये बोलने के बाद सारे बच्चे उसकी बात पे हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं, तुम ये सब सिर्फ शिबे को कवर करने के लिए बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो अपना हाथ पॉकेट में डाल के फील्ड ट्रिप फीस का कवर निकालता है और डेस्क पे आगे रखता है। फिर जैसे ही सारे बच्चे उस कवर को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि टेंजी सच बोल रहा है। फिर वही लड़का जो कि शिबे की ड्राइंग में मिला था, वो टेंजी की कॉलर पकड़ के उसे धक्का मारता है और बोलता है, टेंजी तूने हमारे पैसे क्यों चुराए और तूने उन्हें कहाँ पे खर्च किया, और तू ये सारी बातें हम लोगों को अब क्यों बता रहा है? टेंजी उससे बोलता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। और ये सुनते ही वो लड़का उसकी काफ़ी पिटाई करता है। वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचता है, सॉरी दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम्हारी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। और अब मेरे पास यही एक लास्ट ऑप्शन है, तुम लोगों से माफ़ी मांगने का और शिबे को बचाने का। फिर वो सबके सामने झुक के सब लोगों से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्यों किया। बस अब यही एक लास्ट रास्ता है जिससे हम सब लोग मिलके शिबे को बचा सकते हैं। सो प्लीज़ सब लोग शिबे को बचा लो। ये सुनने के बाद सब लोग बोलते हैं, हम लोग शिबे को बचा सकते हैं, बट कैसे? इसके बाद टेंजी उनसे बोलता है, हम सब लोग कुछ एक चीज़ दे सकते हैं जिससे कि हम शिबे को बचा सकते हैं, और वो चीज़ है पैसे। जब लोग मनी का नाम सुनते हैं तो काफ़ी शौक हो जाते हैं। फिर टेंजी उन्हें बताता है, अगर क्लास का हर एक बच्चा 70,000 येन दे तो टोटल मिलके 1.96 मिलियन येन हो जाएगा, तो हम शिबे को बचा सकते हैं। फिर वही लड़का उससे बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तुझे लगता है हम तुझे एक भी रुपए देंगे? टेंजी उनसे बोलता है, बट यही एक लास्ट ऑप्शन है जिससे हम शिबे को बचा सकते हैं। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, मैं तुम लोगों को एक एक पैसा वापस लौटा दूंगा। फिर वो लड़का बोलता है, अबे तू कैसे लौटाएगा जब तेरे पास पैसे थे ही नहीं, तभी तो तूने चोरी की होगी। हम तुझ जैसे लड़के से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि तू हमें कुछ भी लौटाएगा? फिर टेंजी उससे बोलता है, मैं कुछ भी करूँगा, मैं फुल टाइम वर्क करूँगा, मैं जॉब ले लूँगा, मैं दिन रात मेहनत करूँगा, और यहाँ तक कि मैं अपना हाई स्कूल कैरियर आज ही छोड़ देता हूँ। मैं अपने सारे सपने तोड़ दूँगा, बट मैं तुम लोगों को पैसा लौटा के दूँगा। ये सुनने के बाद बाकी के सारे स्टूडेंट थोड़े शॉक में चले जाते हैं। वो भी जानते थे कि टेंजी काफ़ी होशियार लड़का था। वो जिस भी कैरियर में जाना चाहता था उसे आसानी से वो मिल जाता, और वो जिस यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहता था उसे वो आसानी से मिल जाती, क्योंकि वो काफ़ी होशियार था। फिर वो बच्चे हानामिया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप क्या सोचते हो हानामिया-सान, क्या करना चाहिए हमें? फिर मारिया चान, जो कि लाइव टेलीकास्ट से सब देख रही थी, वो बोलती है, ये तो स्टोरी काफ़ी धमाकेदार बन रही है। अब हानामिया-सान किस चीज़ को चूज़ करती हैं? एक तरफ है उनका प्यार और एक तरफ है पैसे। फिर हानामिया बोलती है, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे पैसे देने चाहिए। तुम लोग जरा शांति से सोचो, इस तरीके का डिसीजन हम बच्चों को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस केस में तो पुलिस भी इन्वॉल्व होगी। फिर सारे बच्चे बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, अच्छा रहा हम लोगों ने आपसे पूछा, अच्छा रहा आप हमारी लीडर हो। फिर सुकीनो भी उन लोगों को बताती है कि उसने ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया, क्योंकि भले ही वो टेंजी को पसंद करती हो, बट अभी इस पोजीशन पे
अभी उसके कंधों के ऊपर उसकी क्लास की जिम्मेदारी भी है। वो कोई भी डिसीजन ऐसे इमोशनली तरीके से नहीं ले सकती, उसे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इस वजह से उसने सही डिसीजन लिया। फिर मारिया बोलती है, ये तो काफ़ी बुरा हुआ, अब तो टेंजी को उसके प्यार ने भी धोखा दे दिया, शायद तभी ये गेम नंबर 4 इतना टफ है। फिर सुकीनो उसे बताती है, आखिर कौन जानता है आगे क्या होगा। क्या तुम लोग अभी क्यूरियस नहीं हो कि इतनी बुरी सिचुएशन में इतनी लास्ट टाइम तक अभी तक वो बंदा अपने आप को शो क्यों नहीं कर रहा, आखिर वो अभी क्या कर रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूइची पर। यूइची और कोकोरो की बात कर रहे होते हैं। यूइची उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है जो कि उसे फॉलो करने होते हैं। कोकोरो की बोलती है, क्या हमें ये सच में करना पड़ेगा। फिर यूइची उसे समझाते हुए बोलता है, शायद मैंने तुम पे बिलीव करके गलती करी, आखिर तुम भी टेंजी जैसी निकली, तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती। फिर कोकोरो की उसे बोलती है, नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम पे एंडिंग तक बिलीव करूँगी। फिर यूइची उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है करने के लिए। और फिर हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रायल का लास्ट डे होता है। कोर्ट रूम में टेंजी, शिबे, मारिया, जज मनाबू सब आ चुके थे। यूइची और कोकोरोगी अभी नहीं आए थे। टेंजी बोलता है, सॉरी शिबे, मैंने अपने आप को पूरी क्लास वालों के सामने सौंप दिया था, बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद मनाबू बोलता है, ये सब क्या है, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर चलो छोड़ो, अब मैं वर्डिक्ट सुनाने जा रहा हूँ। तो डिफेंडेंट शिबे माकाटो को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये बोलने के बाद वो बोलता है, सॉरी, कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। बेशक तुम लोग अभी काफ़ी सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे एक दूसरे के लिए, बट शिबे, क्या तुम इतनी वॉर्म फीलिंग्स एडमिट कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि तुम आराम से जाके जेल में चले जाओगे और जुवेनाइल लॉ के तहत तुम बचे रहोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। अब इसके बाद हम लोग तुम्हें फोर्स करेंगे कि तुम एडल्ट टोमोडाची गेम में पार्टिसिपेट करो। ये सुनने के बाद शिबे और टेंजी सोचने लगते हैं, एडल्ट टोमोडाची गेम ये क्या है। फिर मनाबू उन्हें समझाते हुए बताता है, जैसा कि तुम लोग जानते हो, शिबे के पास 500 मिलियन येन का डेप्ट है, जो कि उसने उसके फादर से इनहेरिट किया है। अब ये डेप्ट लेके वो एडल्ट टोमोडाची गेम में पार्टिसिपेट करेगा, जो कि होगा टोटल 500 मिलियन डेप्ट ऑन हिमसेल्फ। और जैसा कि उस गेम का नाम है एडल्ट टोमोडाची गेम, तो वहाँ पर सिर्फ बड़े लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। और तुम लोगों को क्या लगता है, हमने ये गेम एडल्ट्स और चिल्ड्रंस के लिए किस बेसिस पर डिवाइड किया है। इस पर टेंजी बोलता है, शायद डेप्ट अमाउंट के बेसिस पर। फिर मनाबू बताता है, हाँ ये तो है, बट रियल रीज़न है कि बड़े लोग जानते हैं कि मनी को हैंडल कैसे किया जाता है। और इन दी एंड तुम लोग अभी दूध पीते बच्चे हो, जिन्होंने आज तक कभी 1 रुपये भी अपने बलबूते पे नहीं कमाया, तो तुम लोगों को क्या ही पता कि मनी की वैल्यू क्या होती है। मुझे पक्का भरोसा है तुम लोग बहुत सरप्राइज हो जाओगे जब तुम लोग देखोगे कि बड़े लोग क्या क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर तुम्हारे जैसा लड़का वहाँ पर चले जाता है तो वो उन सब लोगों के लिए काफ़ी ईजी प्रे होगा। वो तुम्हें आसानी से थ्रेट कर सकते हैं, तुम्हें डिसीव कर सकते हैं, तुम्हें धोखा दे सकते हैं। तुम वहाँ पर जाके कम्प्लीटली मैसअप हो जाओगे। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, वहाँ पर जाके शिबे, जो कि एडल्ट टोमोडाची गेम में पार्टिसिपेट करेगा, और वहाँ पर टेंजी को काफ़ी कोसेगा, क्योंकि इसी की वजह से तुम इस पोजीशन में हो, इसी की वजह से तुम्हें टोमोडाची गेम खेलना पड़ा। तुम वहाँ हर दिन यही सोचोगे कि ये सब उसी की गलती थी, इसके वजह से तुम्हारी लाइफ एक नर्क बन गई है। तुम्हारे पास सिर्फ लास्ट होप यही रहेगा कि तुम उस गेम को क्लियर कर सको। बट मैं तुम्हें ये बात बता दूँ, ये तुम्हारे लिए 100% इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे काफ़ी लोग देखे हैं, बट तुम्हारा यूनिवर्सिटी का लेवल उन सभी से काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हारे लिए तुम्हारी ये लाइफ आज इसी वक्त एंड होती है, क्योंकि एडल्ट टोमोडाची गेम में हारने का मतलब यही है कि तुम पे इतना ज़्यादा डेप्ट होगा जो कि तुम पूरी एक लाइफ टाइम में कभी भी चुका नहीं पाओगे। मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लूज़र का चेहरा ऐसा ही दिखना चाहिए। फिर इसके बाद वो मारिया को कमांड देता है, इस लूज़र को यहाँ से लेके जाओ। इसके बाद मारिया शिबे को वहाँ से लेके जाने लगती है। टेंजी सिर्फ चिल्लाते ही रह जाता है कि उसे मेरे से स्विच कर लो, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। फिर उसके बाद वहाँ के 2 बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। टेंजी सिर्फ शिबे ही चिल्ला के रह गया था। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पे एंट्री मारता है। यूइची मारिया को गले में लगा के बोलता है,
कि मेरे दोस्त को परेशान करना बंद कर मारिया। यूइची को वहाँ पर देख के वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर यूइची वहाँ पर उन लोगों के मुंह पे पैसे फेंक के बोलता है, मैं यहाँ पे वो सारी मनी कलेक्ट करके लेके आया हूँ जो कि तुमने हम लोगों से कलेक्ट करने को बोली थी। फिर मनाबू बोलता है, सॉरी यूइची कुन, तुम थोड़ा लेट हो गए, ट्रायल का जजमेंट ऑलरेडी दे दिया गया है। फिर इसके बाद कोर्ट में सुकीनो एंटर करती है। वो बोलती है कि यूइची शिबे के जज होने से पहले ही आ चुका था, वो लेट हुआ है हमारी गलती के कारण, क्योंकि वो सारी मनी कैश में लेके आया था। इस वजह से हमें चेक करने में लेट हो गया कि उसके सारे क्लासमेट्स ने कैश दिया भी है या नहीं। और चेक करने के बाद हमें पता लगा कि सारे क्लासमेट्स ने पैसे दे दिए हैं। सो इन अदर वर्ड्स इस ट्रायल का वर्डिक्ट चेंज होता है और शिबे को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये उनकी जीत हुई। ये सुनने के बाद टेंजी वहाँ पे उछलने लगता है। वो सब लोगों से गले मिलता है और यूइची को काफ़ी शुक्रिया बोलता है। फिर वो कोकोरोगी से ही बोलता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर जब वो कोकोरोगी का फेस देखता है तो वो सोचता है, इतनी खुशी की बात में भी कोकोरोगी का फेस इतना डल क्यों है। फिर मनाओ बोलता है, ये तो काफ़ी अमेजिंग है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया यूइची कुन, ये तो कोई डिसेंट मेथड से करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। फिर टेंजी सोचता है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, कहीं कोकोरोगी के एक्सप्रेशन इससे कुछ रिलेट तो नहीं करते। फिर यूइची उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें ये सब बातें क्यों बतानी चाहिए। फिर मनाबू बोलता है, तुम मुझे ये सब बातें नहीं बताना चाहते, खैर चलो छोड़ो, वैसे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे बताना चाहो या ना चाहो, बट क्या तुम अभी सीरियस हो, तुम जानते हो शिमे को बचाने से क्या होगा। फिर यूइची बोलता है, हाँ मुझे ये सब बात पता है, अब शिमे के 500 मिलियन का डेट हम लोगों पर आ जाएगा, है ना। फिर मनाबू बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, जब तक तुम टोमोडाची गेम को कंटिन्यू रखोगे तुम लोग एक ही ग्रुप में हो। तो जैसा कि शिमे अभी एंडल टोमोडाची गेम में जाने वाला था, अब तुम सब उस गेम में एंटर करोगे विद द डेप्थ ऑफ 500 मिलियन येन, जो कि तुम्हारे पहले के टोटल पर ऐड कर दिया जाएगा और उसी के साथ तुम्हें गेम नंबर 5 में एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर तुम ये सब नहीं चाहते हो तो तुम अभी शिमे को कट ऑफ कर दो और उसे गिल्टी डिक्लेयर हो जाने दो, तो तुम लोग बच जाओगे। फिर यूइची उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये फालतू की कंसिडरेशन नहीं चाहिए, हम शिबे के साथ उसके 500 मिलियन डेप्ट को कैरी करेंगे। फिर वो टेंजी से पूछता है, ये तुम्हारे लिए ठीक है ना। फिर टेंजी उससे बोलता है, हाँ मेरे लिए ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कोकोरोगी से भी पूछता है, क्या तुम्हें कोई कंप्लेंट है कोकोरोगी। कोकोरोगी नाम में अपना सर हिला देती है। फिर मनाबू बोलता है, क्या तुम अपने आंसर को लेके पक्का श्योर हो, ये 500 मिलियन येन है, तुम लोग जानते हो ना तुम लोगों ने कितने गेम खेले हैं सिर्फ 2 मिलियन येन का डेट क्लियर करने के लिए। फिर यूइची बोलता है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब से हम लोग एडल्ट टोमोडाची गेम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कुछ ही गेम क्लियर करने के बाद ये डेट लौटा सकते हैं, है ना। फिर टेंजी उससे बोलता है, यूइची तुम इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने आप कैसे ले सकते हो, एटलीस्ट तुम्हें कोकोरोगी सान से भी उनकी परमिशन ले लेनी चाहिए। यूइची तुम्हें आखिर हो क्या गया है, तुम काफ़ी वियर्ड एक्ट कर रहे हो जब से तुमने ये गेम रीजॉइन किया है। फिर इसके बाद यूइची टेंजी को धक्का देते हुए बोलता है, शट अप, बच्चे जो कि कुछ नहीं समझते वो शांत रहें तो ही ज़्यादा सही है, और जैसा मैं बोलूँ बस वही स्टेप फॉलो करें। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, सिर्फ फालतू में मुंह चलाते रहते हो। ये बोलने के बाद ही वो थोड़ा कपकपाने लगता है और फिर यूइची बेहोश हो जाता है। सुकीनो उसको संभाल लेती है। सुकीनो को पता चल जाता है कि यूइची की लिमिट अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से सोया नहीं था उसके हाथ के दर्द के कारण। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है टोमोडाची एडमिनिस्ट्रेशन का। सुकीनो टामा-चान और मारिया-चान से बोलती है, शायद इन लोगों ने पता लगा लिया है कि काटागिरी यूइची ने वो सारे इनोसेंट वोट्स कैसे हासिल किए थे। फिर वो उन्हें बताती है इन दी एंड उसने वायर ट्रांसफ़र स्कैम का ही यूज़ किया था। फिर मारिया-चान बोलती है कि हानामिया-चान के ऑपरेशन के बिना वो तो एक फेलियर ही होता। फिर सुकीनो से बताती है कि इनके पास एक और इंसान था जो कि क्लास के सारे बच्चों को आसानी से डिसीव कर सकता था, और वो था उनकी क्लास का टीचर। फिर मारिया बोलती है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बच्चों ने फील्ड ट्रिप फीस कलेक्ट करी थी तो वो फेल हो गए थे, तो इस बार इन्होंने बोला होगा कि टीचर वो मनी कलेक्ट कर रहे थे, इस वजह से बच्चों ने आसानी से उन लोगों पर बिलीव कर लिया होगा। फिर टामा बोलती है, लेकिन ये कैसा हो सकता है, आखिर इन लोगों ने टीचर को कैसे ट्रैक किया होगा इस स्कैम में। फिर सुकीनो उसको बताती है, लगता है यूइची ने कोकोरोगी का यूज़ करा है, यूइची ने जरूर कोकोरोगी को कुछ करने पे मजबूर किया होगा
जिससे टीचर ने उनकी बात सुन ली। खैर, तुम लोग उसका फेस देख सकते हो, तुम लोग जान सकते हो कि क्या हुआ होगा, है ना। फिर टामा-चान बोलती है, तो उस टीचर का क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ? आखिरकार उसने सारे बच्चों को डिसीव किया था वो पैसे लेने के लिए। फिर सुकीनो बोलती है, पता नहीं, बट ऐसा लगता है कि शायद अभी वो टीचर पुलिस कस्टडी में है और फिलहाल के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया है। फिर टामा-चान बोलती है, खैर जो भी हो, ये गेम काटागिरी यूची के लिए काफ़ी क्लोज कॉल था। इस गेम में वो पूरी तरीके से हार सकता था। फिर सुकीनो बोलती है, आई वंडर इफ दैट्स रियली ट्रू। काटागिरी यूची ने तुमसे कुछ बोला था, बेसिक्स ऑफ कंट्रोलिंग अ ह्यूमन हार्ट, है ना। फिर टामा-चान बोलती है, हाँ अगर मैं याद करूँ तो उसने कुछ ऐसा बोला था, पहले तुम सामने वाले का ट्रस्ट जीत दो जिससे कि उसे लगे कि तुम उसके साथ हो, फिर तुम उससे अपना काम करा लो और फिर तुम इजीली उनको कॉर्नर कर सकते हो बाद में। फिर उसको एकदम से याद आता है, एक मिनट वेट, कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं कह रही ये सारा उसका शुरू से प्लान था सब लोगों को गाइड करने का। फिर सुकीनो उससे बोलती है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये 100% केस है, बट एज अ रिजल्ट मिकासा टेंजी ने अपना गुनाह खुद अपनी विल के साथ सब लोगों के सामने कन्फेस किया और जिस वजह से उनके क्लासमेट्स को भी ये फेल हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि एक इतना अच्छा बंदा ऐसी हरकत कर सकता है उस मनी के लिए, तो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इस वजह से वो खुद उस मनी को हैंड ओवर कर देना चाहते थे और कोकोरोगी की भी पोजीशन कुछ ऐसी ही थी कि वो कुछ भी करके वो यूइची की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। फिर टामा-चान सोचने लगती है, गाइडिंग द अदर टू द एस्केप रूट आफ्टर गेटिंग देम कॉर्नर्ड, ये सारी बातें मैच कर रही है। फिर सुकीनो उसको बताती है, अगर वो ये सारी चीज़ें इतनी पेन में कर सकता है जो कि एक आम इंसान को बेहोश कर दे, तो सोचो अगर वो पूरा नॉर्मल हो तो वो क्या क्या कर सकता है। फिर टामा-चान और मारिया-चान उसकी ये बात सुनने के बाद बिल्कुल बेल पड़ जाते हैं। तो वो बोलती है, शायद मैंने कोई एक वर्थलेस क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोगों से। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में यूइची लेटा होता है। वो जब उठ के बाहर निकलता है तो वो देखता है उसके तीनों दोस्त कोकोरोगी, शिवे और टेंजी वहाँ पर ही बैठे थे जो कि उसका इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।